बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि साहिब बारक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं आसिफ ट्यूशन सेंटर चैनल। लॉ गेट की सीरीज़ का सिलसिला जारी है और हम जो CPC के हैं उसके पहले 2 लेक्चर रिकॉर्ड करवा चुके हैं। उन 2 लेक्चर हमने सेक्शन को रिकॉर्ड करवाया। CPC के कुल 20 नंबर हैं और जो पहली 2 वीडियो हैं उन सिर्फ 2 वीडियो के 10 नंबर हैं और आज से आने वाली 3 या जो 4 वीडियो होंगी इन 3-4 वीडियो के 10 नंबर होंगे। तो देखो जो पिछली 2 वीडियो हैं वो 2 वीडियो 10 नंबर की हैं, उनको ज़रूर देख लेना। और उससे पहले जितनी वीडियो रिकॉर्ड करवा चुके हैं लीगल एथिक की, QSO की, PPC की, वो सब देखनी है। चांस नहीं लेना, ऐसा नहीं करना कि आप कोई रिस्क लें और रिस्क लेकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर बैठें। सिर्फ 5 चांस होते हैं लॉ गेट के अंदर और वो स्टूडेंट जो रिपीटेड हैं, जो बार बार दे रहे हैं, वो तो बिल्कुल रिस्क ना लें। हम आपको इस तरीके से पढ़ा रहे हैं कि एक एक नुक्ता जो कि लॉ गेट में पूछ सकता है, अगर आप बेरेक्ट को सामने रख के पढ़ें इंशाअल्लाह ताला आप फेल नहीं होंगे इंशाअल्लाह। एक मरतबा बेरेक्ट का मशवरा मान के देखें, बेरेक्ट जो नहीं पढ़ रहे वही बार बार फेल हो रहे हैं। तो हम आपको जो लेक्चर दे रहे हैं दे ही बेरेक्ट से रहें। तो देखो बेरेक्ट हाथ में उठा रहे हैं, एक एक नुक्ता इसका ले रहे हैं कि एक एक नुक्ता भी नहीं छोड़ रहे, हर चीज़ को अंडरलाइन हमने किया हुआ है ताकि एक लफ्ज़ भी ना रह जाए। खुदा ना खास्ता हम एक लफ्ज़ आपको ना बताएं और आपका लॉ गेट में वही वाला लफ्ज़ आ जाए तो आपने उस सेक्शन के अंदर आपने मेहनत भी की, आपने अपना टाइम भी ज़ाया किया, मगर एक नुक्ता हमारी गलती की वजह से या आपकी गलती की वजह से रह गया तो आप उसमें से फेल हो गए। इसलिए हम रिस्क नहीं ले रहे, हर लाइन को अंडरलाइन करके रख रहे ताकि हमें पता हो और कहीं के ऊपर कोई नुक्ता कोई ज़रूरी हो उसको ऊपर लिख भी रहें कि ताकि हमें फौरी नज़र आ जाए कि हमने इसके बारे में क्या बात करनी है। तो आपने इसको अच्छे तरीके देखना है। तो आज हम ऑर्डर शुरू कर रहे हैं। ऑर्डर के अंदर आपसे पूछेगा लॉ गेट में कि जो CPC के ऑर्डर है वो किस शेड्यूल में है। आप कहेंगे CPC के जो ऑर्डर हैं वो फर्स्ट शेड्यूल में है, पहले शेड्यूल में है। पहला सवाल ये बनता है। दूसरा, आपको हर ऑर्डर का टाइटल आना ज़रूरी है। आपसे पूछेगा ऑर्डर 1 किसके मुताल्लिक है, तो आप कहेंगे ऑर्डर 1 जो है वो पार्टी टू सूट, मुकदमे की पार्टी के मुताल्लिक है। तो ऑर्डर 1 पार्टी टू सूट के मुताल्लिक है। अब ऑर्डर 1 का रूल 1 हम पढ़ते हैं। रूल 1 में मे का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, शेल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ। याद रखें, मे का लफ्ज़ है, शेल का मतलब लफ्ज़ नहीं है। हु मे बी ज्वाइंट एज प्लेंटिफ, कौन से लोग मुद्दई के तौर पे, प्लेंटिफ के तौर पे ज्वाइंट हो सकते हैं, पहले इसको समझें। मैं एक मुकदमा लेकर गया अपने प्लाट के मुताल्लिक कि मैंने किस्तों पे प्लाट लिया मगर वो फ्रॉड का प्लाट निकल आया। मैं जब मुकदमा लेके पहुंचा हूँ अदालत तो पहले से 40 लोग और खड़े हुए हैं। उसी जो हमारा टाउन है जिसमें मैंने प्लाट लिया था वो भी कहते हैं हमारे साथ भी फ्रॉड हुआ। अब क्या हम सबके सब जो रूल 1 ऑर्डर 1 रूल 1 बताता है कि हम सबके सब जो 40-50 लोग इकट्ठे हुए हैं हम अलग अलग मुकदमा ना करना चाहे, हम ये कहें कि हम एक ही वकील कर लेते हैं, पैसे भी बचेंगे और हम एक ही मुकदमा कर लेते हैं, तो क्या ऐसा हम कर सकते हैं? हाँ, हम कर सकते हैं, मगर कब कर सकते हैं? तो आपको रूल 1 ने शराइत दे दी। पहली शराइत ये कि या तो हमारा राइट एक जैसा हो, हमारा हक एक जैसा हो, या हमारा रिलीफ एक जैसा हो, हमारी डिमांड एक जैसी हो। तुम्हारा हक क्या था कि हमारे पैसे गज़ब कर लिए, सबका हक यही है। और रिलीफ हम डिमांड क्या कर रहे हैं कि हमें हमारा हक लेके दो, मैं प्लाट लेके दो। तुम्हारा राइट भी एक जैसा, रिलीफ भी एक जैसा। तो जहाँ पे राइट एक जैसे हों, रिलीफ एक जैसे हो, तो वहाँ पर वो पार्टियाँ क्या कर सकती हैं, एक ही मुकदमा कर सकती हैं एज ए प्लेंटिफ। याद रखना, रूल 1 जो है प्लेंटिफ को बयान कर रहा है, डिफेंडेंट को बयान नहीं कर रहा। बार बार कह रहा हूँ डिफेंडेंट नहीं है, इसमें मुद्दा लय के बारे में बात नहीं है, ये प्लेंटिफ सिर्फ मुद्दई के बारे में है। अब आपसे पूछ सकता है इसी के अंदर लॉ गेट के अंदर कि उनका जो रिलीफ या राइट तो एक जैसा है, क्या उनका रिलीफ और राइट जो है वो एक एक्ट या सीरीज ऑफ एक्ट के ज़रिए मुतासर हुआ हो सकता है, या एक ट्रांजैक्शन यानी एक मुआहदा, एक बात, या सीरीज़ ऑफ ट्रांजैक्शन के ज़रिए मुतासर हुआ हो सकता है? आप कहेंगे हाँ, उनका जो राइट है, जो रिलीफ उनकी डिमांड है, वो एक एक्ट, एक अमल के ज़रिए भी मुतासर हुई हो सकती है। यह सीरीज़ ऑफ एक्ट बहुत से एक्टों के ज़रिए से, बहुत से अमलों के ज़रिए मुतासर हुई हो सकती है, या उन तमाम का हक या रिलीफ जो है, राइट या जो रिलीफ है, वो एक ट्रांजैक्शन के ज़रिए से, एक मुआहदे के ज़रिए से, एक मामले के ज़रिए से मुतासर हुआ हो सकता है, और सीरीज़ ऑफ ट्रांजैक्शन के ज़रिए भी मुतासर हुआ हो सकता है। तो अपने जहन में क्या रखना है, एक्ट और सीरीज़ ऑफ एक्ट के ज़रिए मुतासर हुआ हो सकता है, लॉ गेट में पूछेगा, या ट्रांजैक्शन या सीरीज़ ऑफ ट्रांजैक्शन के ज़रिए मुतासर हुआ हो सकता है।
अब वो आपसे ये पूछ सकता कि क्या वो सबके सब अलग अलग मुतासर हुआ हो सकता है, जॉइंटली हुआ हो सकता है, उनका कोई राइट या रिलीफ। आप कहेंगे जॉइंटली भी हो सकता है, इकट्ठे भी हुआ हो सकता है कि 3-4 बंदों ने मिलकर एक प्लाट लिया था और 3-4 का जॉइंटली हक मुतासर हुआ, ये अलग अलग हुआ। मैंने अलग मकान लिया, सेवरली हुआ, मैंने अलग लिया, उसने अलग लिया, सबका अलग अलग ये हुआ, ठीक है। ये अल्टरनेटिवली हुआ, पहले मैंने लिया, मेरे बाद दूसरे ने लिया, तो क्या सेवरली भी अलग अलग भी हो सकता है, जॉइंटली इकट्ठे भी हो सकता है, अल्टरनेटिवली एक के बाद एक भी हमारा हक मुतासर हुआ हो सकता है। तो ये सारे पॉइंट थे इसके अंदर रूल 1 के अंदर। अब रूल 2 के अंदर ये है, इसमें भी मे का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। रूल 2 में भी मे का लफ्ज़, पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल। क्या कोर्ट की पावर है कि वो सेपरेट ट्रायल को चला सकती है? हाँ। देखो मुकदमा 40-50 हमने इकट्ठा किया, हमने एक वकील कर लिया और हमने 40-50 में उसकी फ़ीस जमा करा दी डिवाइड करके, हम जिस टाइम मुकदमे को आगे लेके गए, तो क्या अदालत की पावर है वो कह सकती है कि नहीं मैं मुकदमे का ट्रायल अलग अलग चलाऊँगी? हाँ, अदालत कह सकती है, मगर कब कह सकती है? या तो अदालत को ये लगे कि हमारी वजह से अगर हम इकट्ठा में चलाती हूँ इनका मुकदमा, तो मुकदमा डिले हो जाएगा, जो ट्रायल डिले हो जाएगा, या ट्रायल पे कोई इफ़ेक्ट पड़ जाएगा, या कोई जो आगे जो उसका न कोई इंसाफ देना है उसके तकाज़े मुतासर होंगे, तब जो है कोर्ट की पावर है कि वो क्या करेगी, हम सबका अलग अलग भी चला सकती है या इलेक्ट कर सकती है। यहाँ पे लफ्ज़ इलेक्ट आपको लागटे पूछेगा कि क्या कोर्ट की पावर है कि वो इकट्ठा मुकदमा उसके सामने आए और वो इलेक्शन करवा दे, इलेक्ट करवा दे कि नहीं इन वालों का मैं इकट्ठा चलाऊंगी, इन वालों का अलग। 50 लोग हैं, कहते हैं 10 वालों का अलग, इन 10 का अलग, इन 15 का अलग। इस तरह कर सकती है। हाँ, इलेक्ट भी कर सकती है, अलग अलग का भी हुक्म दे सकती है। तो कोर्ट की पावर है, मे का लफ्ज़ है कि कोर्ट ऐसा कर सकती है, शेल नहीं, मे का लफ्ज़ है। आगे है रूल 3, हु मे बी ज्वाइंड एज डिफेंडेंट। रूल 1 क्या कहता था, कौन से लोग इकट्ठे पार्टी बन सकते हैं। तो रूल 3 क्या कहता है कि हु मे बी ज्वाइंड एज डिफेंडेंट, कि कौन से मुद्दा अलग इकट्ठे बन सकते हैं। वहाँ पे क्या लोग था कि सब लोगों ने मिलके क्या किया, एक मुकदमा दायर किया बतौर मुद्दई, बतौर प्लेंटिफ। यहाँ पे ये कह रहा है कि सब के सब मुल्ज़िम मिलकर, ठीक है, सबके सब मुद्दा अलह मिलकर वो एक वकील कर सकते हैं, एक मुकदमा कर सकते हैं। हाँ, एक बंदे ने 5 लोगों पे केस कर दिया या 10 लोगों पे केस कर दिया कि 10 लोगों ने मिलकर मेरे साथ फ्रॉड किया, तो क्या वो ऐसा कर सकता है कि उन 10 के खिलाफ एक ही मुकदमे के अंदर 10 को पार्टी बना ले? हाँ, बना सकता है। जिस तरह ऊपर 50 ने मिलकर एक मुकदमा किया था, तो यहाँ पे उसका उल्ट है कि आप 50 के खिलाफ भी मुकदमा कर सकते हैं, कि एक बंदा 50 के खिलाफ इकट्ठा मुकदमा कर सकता है। यही वाली बात सेम वही ऊपर कि हाँ उनका राइट एक जैसा हो, रिलीफ एक जैसा हो, या उनका क्या नाम है उस सीरीज़ ऑफ एक्ट या एक्ट, ये क्या नाम है, एक्ट या सीरीज़ ऑफ एक्ट, ट्रांजैक्शन या सीरीज़ ऑफ ट्रांजैक्शन के ज़रिए से उनका ये हुआ। तो ऊपर क्या था, उनका हक बनता था, यहाँ पे उनके अगेंस्ट है, बस ये फ़र्क है। ऊपर उनका हक है, यहाँ पे तीसरे रूल में उसका अगेंस्ट है। सब कुछ वही है, बस ये देखिए रूल 1 और रूल 3 एक ही चीज़ है, सिर्फ फ़र्क क्या है, वहाँ पे प्लेंटिफ है, यहाँ पे डिफेंडेंट है। 4, कोर्ट में गिव जजमेंट फॉर और अगेंस्ट वन और मोर ऑफ ज्वाइंट पार्टी। क्या कोर्ट, हमने रूल 2 में पढ़ा था, क्या कोर्ट सबका मुकदमा ट्रायल अलग अलग चला सकती है, और 4 में कहा क्या कोर्ट सबके बारे में अलग अलग फैसला दे सकती है। तो देखें कंसेप्ट क्लियर करें। 2 में क्या कहा गया कि क्या कोर्ट उनके मुकदमे को अलग अलग कर सकती है, कि जो इकट्ठे लोग आए, एक पार्टी बन गए, 40-50 आए इकट्ठे बन गए, उनको अलग अलग मुकदमे का हुक्म दे सकती है कि मैं इकट्ठा नहीं चलाऊंगी, मेरा ट्रायल मुतासर हो रहा है। तो 4 में ये कहा कि ऐसा कर सकती है कि उनका फैसला भी अलग अलग दे सकती है। हाँ, तो उनका फैसला किन का दे सकती है, प्लेंटिफ का भी, डिफेंडेंट का भी। तो फैसला बगैर तरमीम के, बगैर किसी मॉडिफिकेशन के, बगैर किसी अमेंडमेंट के दे सकती है। तो 4 क्या कहता है कि जो कोर्ट है किसी भी शख्स का जो फैसला है मुकदमे का वो अलग देने की ताकत रखती है। तो अभी हमने क्या देखा, रूल 1 में देखा कि तमाम लोग मिलकर एक मुद्दई के तौर के ऊपर एक पार्टी बनकर एक ही वकील हायर करके, 2 वकील हायर करके वो एक ही मुकदमा कर सकते हैं। दूसरे रूल में हमने देखा कि अगर अदालत चाहे कि ये लोग इकट्ठे मेरे पास मुकदमा लेकर आए, मगर इनके मुकदमे से ट्रायल मुतासर होगा, डिले हो जाएगा, क्या असर पड़ेगा, उनका ट्रायल अलग अलग चलाने का हुक्म दे सकती है।
तीसरे रूल में हमने देखा कि जिस तरह सबके 40-50 लोग मिलकर एक मुद्दई बने थे, इस तरह 40-50 लोग मिलकर डिफेंडेंट मुद्दा अलह बन सकते हैं। हाँ, बन सकते हैं। वही शराइत जो एक में है, वही शराइत जो एक में, वही सारी की सारी 3 पे लागू होती है। 4 में क्या कहा गया कि क्या अदालत चाहे तो उनका फैसला भी अलग अलग दे सकती है, जजमेंट अलग अलग सुना सकती है। हाँ, जजमेंट अलग अलग सुना सकती है। अब हम देखते हैं यहाँ पर 5वां, डिफेंडेंट नीड नॉट बी इंटरेस्टेड इन ऑल द रिलीफ क्लेम्ड। आपको लॉ गेट में उलझाकर पूछेगा कि जो डिफेंडेंट है, जो एक डिफेंडेंट है, जो मुद्दा अलह है, क्या जितने भी जिस भी तरह के जो मामले हैं, रिलीफ है या इंटरेस्ट है, वो सबके सबसे इंटरेस्टेड होना चाहिए रिलीफ क्लेम्ड। यानी वो ये कह सकता है कि जितनी वो डिमांडें लोग कर रहे हैं, जितना पार्टी मुद्दई पार्टी जो डिमांडें कर रहे हैं कि हमारी ये भी डिमांड, ये भी डिमांड, ये भी डिमांड, ये भी डिमांड, क्या जिसके खिलाफ डिमांड की जा रही है, ये डिफेंडेंट के खिलाफ डिमांड की जा रही है, मुद्दा अलह के खिलाफ डिमांड की जा रही है, क्या मुद्दा अलह उन तमाम डिमांडों का हिस्सा होना ज़रूरी है, उसमें इंटरेस्टेड होना ज़रूरी है? नहीं। हो सकता है कि वो डिमांड कर रहे हैं 50 चीज़ों की, रिलीफ मांग रहे हैं 50 चीज़ों का, और वो जिस पे केस किया गया है डिफेंडेंट, वो सिर्फ उनको 2 या 3 रिलीफ का हक दे सकता है। तो ऐसा हो सकता है, तो इसमें क्या कि एक डिफेंडेंट, एक मुद्दा अलह तमाम रिलीफ के अंदर इंटरेस्टेड नहीं हो सकता। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यहाँ पे लफ्ज़ शैल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, याद रखना। 5वें के अंदर शैल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। अभी तक 4 में मे का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ और 5वें में शैल का लफ्ज़, कि इट शैल नॉट बी नेसेसरी। ये ज़रूरी नहीं है कि दैट एवरी डिफेंडेंट शैल बी इंटरेस्टेड एज टू ऑल द रिलीफ क्लेम्ड इन एनी सूट अगेंस्ट हिम, कि जितने भी उसके खिलाफ जो रिलीफ मांगे हैं उन सब का वो हिस्सा हो। वो सबका हिस्सा नहीं हो सकता, ये ज़रूरी नहीं है। छठा है कि ज्वाइंडर ऑफ पार्टी लाइएबल ऑन सेम कंट्रैक्ट। ज्वाइंडर ऑफ पार्टी लाइएबल ऑन सेम कंट्रैक्ट, इसमें यह कहा गया कि मुद्दई की मर्जी के किस मुकदमे का फरीक बनना चाहे। मैं एक पार्टी हूं, मैं अपने प्लाट का केस लेकर गया कि मेरा प्लाट तो मेरे नाम कर दिया है, मगर ये जो प्लाट है ये कहा गया था कि ये रजिस्ट्री का है और ये प्लाट इंतकाल का है, मगर ये प्लाट अस्टाम का है। उसी टाउन के अंदर दूसरा बंदा ये लेकर गया कि हाँ, मेरा जो प्लाट है, मेरे साथ भी एक धोखा हुआ है और वो धोखा ये कि मेरे पैसे खा गए हैं। तीसरा बंदा कहता है कि मेरे साथ भी ये धोखा हुआ कि हाँ, मेरी रजिस्ट्री का कहा गया, मगर ये तो इंतकाल का। यानी इसमें ये कहा गया छठे के अंदर कि एक शख्स क्या किसी के भी मुकदमे का हिस्सा बन सकता? हाँ, अगर एक शख्स का कोई भी मैटर एक जैसा हो। मैं जो अपने डिमांड कर रहा हूँ, मेरी डिमांड अगर इन 5 लोग जो अदालत में आए हुए हैं, इन 5 की डिमांड से रिलेटेड है, इनसे मुताल्लिक़ है, तो मैं इनमें से किसी का भी हिस्सा बन सकता हूँ या इनको अपना हिस्सा बना सकता हूँ। तो 6 में क्या कि एक पार्टी एक ट्रांजैक्शन का हिस्सा बन सकती है, उसको बना सकती है, इसमें यह कहा गया। और इसके अंदर बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज़ वगैरह और प्रोमिसरी नोट, ठीक है, कि जो प्रो नोट होता है वो भी इसके अंदर शामिल हो जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है 6 के अंदर कि क्या ज्वाइंडर ऑफ पार्टी लाइएबल ऑन सेम कंट्रैक्ट को, जो ज्वाइंडर ऑफ पार्टी जो एक ही कंट्रैक्ट जिन्होंने किया था, उस कंट्रैक्ट के अंदर बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी और प्रोमिसरी नोट इकट्ठे हो सकते हैं? हाँ। तो इसमें क्या कहा गया कि एक ही कंट्रैक्ट जो हुआ उसके अंदर पार्टी बिल ऑफ एक्सचेंज, उसके अंदर हुंडीज़ वगैरह, प्रोमिसरी नोट उसमें आता है कंट्रैक्ट के अंदर, एक जो है कंट्रैक्ट में आपको आता है। आगे है 7वां, व्हेन प्लेंटिफ इन डाउट, कि वो डाउट में है कि फ्रॉम होम रिड्रेस इज़ टू बी सॉट। 7वें में कहा गया कि पार्टी जो है, मुद्दई ये शक में पड़ा हुआ है कि मैं इस बंदे से मेरा डिमांड निकलेगी, मेरा रिलीफ ये दे सकता है, ये वाला दे सकता है, ये वाला दे सकता है। अब वो शक में पड़ गया कि मेरे साथ जो धोखा हुआ, मेरे साथ जो मसला हुआ, ये 4-5 थे, मगर नहीं पता मेरे साथ असल में किसने किया है। तो अब वो क्या करेगा? तो वो सब के खिलाफ केस दायर कर सकता है। जब उसको नहीं पता, वो शक में है कि मैं किसके ने मेरे साथ क्या किया, तो वो सब के खिलाफ कर सकता है। लॉ गेट में पूछ सकता है कि अगर एक मुद्दई, एक प्लेंटिफ जो है वो डाउट में हो, वो शक के अंदर हो
कि मैं मेरे साथ जो मामला हुआ है, मैं किससे अपना मामला, अपना डिमांड ले सकता हूँ, अपना रिलीफ किससे ले सकता हूँ, तो वो क्या कर सकता है, तो वो सबके खिलाफ केस दायर कर सकता है। 8वें के अंदर 1 person may sue or defend on behalf of all in same interest। इसमें कहा गया कि कोई भी शख्स जो है वो मुकदमे की पैरवी कर सकता है, यानी इसमें ये कहा गया कि कोई भी शख्स जो है वो मुकदमे की पैरवी कर सकता है कि कब, कि जब सब के मफाद यकसा हों और कोर्ट की इजाज़त ले लें। 8वें का 1 person may sue or defend on behalf of all in same interest। क्या एक शख्स बतौर मुद्दई या एक शख्स बतौर मुद्दा अलैह सबकी तरफ से पार्टी बन सकता है, रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है? हाँ, बन सकता है। मिसाल के तौर पर हम 50 लोगों से धोखा हुआ प्लाट का, और एक ही तरह का हमारा धोखा हुआ। अब हम ये कहें कि यार हम सबके सब अदालत जो जाएंगे, उससे बेहतर है कि हम क्या करें, तुझे अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर तुझे आगे पेश कर दें, तो एक पर्सन को हम ऐसा करने की इजाज़त दे सकते हैं? हाँ, हम दे सकते हैं। या एक 50 लोगों के ऊपर इकट्ठा केस किया, उनके खिलाफ किया, 50 लोगों के खिलाफ केस किया, तो 50 कहें कि यार हम सबके खिलाफ केस हो, हम सबके सब अदालत में बतौर मुल्ज़िम हाजिर हुआ करेंगे, उससे बेहतर है कि हम तुझे हाजिर करने करते, तू हमारी तरफ से नुमाइंदा बनकर जो है, रिप्रेजेंटेटिव बनकर पेश हो जा। तो ऐसा कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। मगर कब कर सकते हैं? जब सब का मफाद एक जैसा हो और कोर्ट की इजाज़त ले ली हो। अब आपसे लॉ गेट ने पूछेगा कि क्या कोर्ट की इजाज़त लेने के बाद कोर्ट आगे उन सबको नोटिस देगी? हाँ, कोर्ट को अख्तियार है कि वो तमाम लोगों के पास नोटिस भेजेगी, भाई जो तुमने नुमाइंदा बना के भेजा है, रिटर्न मुझे बताओ कि क्या वाकई तुमने ये नुमाइंदा बनाकर भेजा है या नहीं बनाकर भेजा है, कि अपनी तरफ से कहता फिर रहा है, कभी तुम्हारा मुकदमा तो ख़राब नहीं कर देगा। तो कोर्ट उससे पूछ सकती है। 9वां, ज्वाइंडर एंड नॉन ज्वाइंडर। 9वें में ये कहा गया, अगर एक पार्टी जो, पहले तो देखिए प्रॉपर पार्टी और नेसेसरी पार्टी किसको कहते हैं। नेसेसरी पार्टी, ज़रूरी पार्टी, वो पार्टी जिसका मुकदमे में होना ज़रूरी हो, वो क्या कहलाती है? नेसेसरी पार्टी। यानी वो पार्टी जिसके बग़ैर मुकदमा ना चल सकता हो, मुकदमे का सही फैसला ना आ सकता, उसको कहते हैं नेसेसरी पार्टी। और एक होती प्रॉपर पार्टी, मौजू पार्टी, कि उसका मुकदमे में अगर ना भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 9वें में ये कहा गया, मिस ज्वाइंडर एंड नॉन ज्वाइंडर। मिस ज्वाइंडर कोई गलत नाम मुद्दई के तौर के ऊपर, मुद्दा अलग के तौर पर डाल दिया गया, या नॉन ज्वाइंडर कि नेसेसरी पार्टी थी उसका नाम ही नहीं डाला गया, तो क्या मुकदमा मुतासर होगा? क्या ऐसा होगा कि हमने, अब इसको मिसाल से समझें, एक मुकदमा कोर्ट के पास आया, उसमें 5 लोग जो है बतौर मुद्दई, बतौर प्लेंटिफ जो है मुकदमा कर रहे हैं, मगर असल जो मुद्दई था, असल जो प्लेंटिफ था, वो उसमें उसका नाम ही शामिल नहीं है। अब ये मुकदमा आगे चल पड़ा, चलता रहा, आगे चलकर दरमियान में कोर्ट को पता चला कि जो ये लोग लेकर आए हैं असल मामले के, ये तो हकदार है ही नहीं, असल जो पार्टी थी वो तो नहीं आई, ये तो एक प्रॉपर पार्टी है, ये तो ज़रूरी पार्टी नहीं है, नेसेसरी पार्टी नहीं आई। तो अब ये कोर्ट ऐसा करेगी कि जो उसने मुकदमा किया था वो सारा खारिज कर देगी, मुकदमे पे असर पड़ेगा? नहीं। अगर मुकदमे पे कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ रहा तो उसका असर नहीं पड़ता। मिस ज्वाइंडर का सिंपल वर्डिंग में आपसे लागत ने पूछेगा मिस ज्वाइंडर, और जो नॉन ज्वाइंडर हैं उनका मुकदमे पे कोई असर पड़ता है? आप कहेंगे नहीं पड़ता। 10वें के अंदर, सूट इन नेम ऑफ रॉन्ग प्लेंटिफ। अगर ऐसा मुकदमा किया जो गलत बंदे के बारे के अंदर था, सूट इन नेम ऑफ रॉन्ग प्लेंटिफ, कि सूट ऐसा था कि जो एक गलत प्लेंटिफ के नाम से हो गया, करना किसी और ने था, कर कोई और बैठे, अब क्या होगा? अब यहाँ पे गौर से देखें, कोर्ट आपसे लॉ गार्ड ने पूछेगा अगर इस तरह हो तो कोर्ट क्या कर सकती है, तो आप कहेंगे कोर्ट एट एनी स्टेज पर, किसी भी स्टेज पर, किसी भी वक्त में उन पार्टीज़ को क्या कर सकती है? ऐड भी कर सकती है, स्ट्रक आउट भी कर सकती है। दोनों आपसे कहेगा, सिर्फ ऐड कर सकती है, गलत।
ऐड भी कर सकती है, स्टक आउट भी कर सकती है, यानी कोई नई पार्टियों को शामिल भी कर सकती है। कोर्ट किसी मुकदमे में किसी भी वक्त किसी भी टाइम पर कोर्ट को पावर है, या जो बंदे शामिल है और कोर्ट को लगे कि इनकी ज़रूरत नहीं है उनको मुकदमे से निकाल सकते। तो 10वें के अंदर ये कहा गया कि अगर कोई मुकदमा गलत मुद्दइयों के नाम से दायर हो गया तो कोर्ट किसी भी स्टेज के ऊपर क्या करेगी, उन मुद्दइयों को या उन बंदों को जो पार्टी का हिस्सा हैं उनको क्या करेगी, किसी भी टाइम पे उनको निकाल भी सकती है और किसी भी टाइम के ऊपर उनको ऐड भी कर सकती है। अब आपको यहाँ पे ये कहेगा कि जो नेक्स्ट फ्रेंड होता है, ठीक है, क्या उसकी रजामंदी लेना ज़रूरी होती है? नेक्स्ट फ्रेंड किसको कहते हैं? वो शख्स जो किसी भी लीगल वजह की बुनियाद पर, लीगल डिसेबिलिटी की बुनियाद के ऊपर खुद मुकदमे की पैरवी नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर एक बच्चा है, वो खुद अदालत का मुद्दई नहीं बन सकता, उसका मैं वारिस बनकर जाता हूँ, उसका मैं गार्डियन बनकर जाता हूँ, उसका एक नेक्स्ट फ्रेंड बनकर जाता हूँ, तो क्या मुझे उस बच्चे की इजाज़त लेनी पड़ेगी? हाँ, मुझे कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि ये मैं उसकी इजाज़त लेकर आऊँ, बच्चे को लेकर जाऊँगा कि देखो ये इसका ये मामला है, या कोई माजूर है, या कोई बीमार है, इनफर्म पर्सन है, कोई नुक्स उसको, तो मैं उसकी इजाज़त भी लूँगा और कोर्ट को सेटिस्फाई भी करूँगा। ये आपसे पूछ सकते हैं। अब आपसे एक लॉ गेट में पूछ सकता है कि अब जो पार्टी कोर्ट ने ऐड की, 10वें में पूछ सकता है, पार्टी कोर्ट ने जो ऐड की, उस ऐड होने के बाद अब जो मुकदमे के अंदर एक नई पार्टी आई है, तो क्या मुकदमे के अंदर तरमीम करेंगे, मुकदमे के अंदर मॉडिफिकेशन करेंगे, चेंजेस करेंगे? हाँ, अगर एक नई पार्टी आई है और उसके कवायद, उसके हक़ाइक़ कुछ अलग हैं, तो कोर्ट की इजाज़त से हम क्या करेंगे, जो अब नया मुकदमा आया है उसमें हम तरमीम कर देंगे, उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे। मिसाल के तौर पे हम पहले 4 बंदों के चल रहा था, कोर्ट ने क्या किया कि ये जो आसिफ इसमें मुकदमे में जो शामिल है ये गलत है, इसकी जगह पे आप छोड़ दो, इसको आप क्या नाम है, राणा साहब को ले आओ मुकदमे के अंदर। तो मुकदमे में वो आया, अब क्योंकि मैं एक अलग शख्स था, वो अलग है, एक नया शख्स ऐड कर दिया गया, या मुझे बेशक ना निकाला गया, एक और बंदे को, छठे बंदे को ऐड कर दिया गया, तो क्या उसके ऐड करने से अब जो हमारा जो पूरा की पूरी जो हमने प्रिंट जो दावा दायर किया हुआ है उस दावे में तरमीम की जाएगी, चेंजेस की जाएंगी? हाँ, उसमें चेंजेस की जाएंगी। तो ये आपसे पूछ सकता है कि चेंजेस की जाएंगी, आप कहेंगे हाँ की जाएंगी। अब आपसे कहेगा कि जो चेंजेस की जाएंगी उसके लिए कुछ सम्मन भेजे जा सकते हैं, आप कहेंगे हाँ भेजे जा सकते हैं, सम्मन भेजे जा सकते हैं। इसी 10 के अंदर एक और चीज़ बड़ी अहम की गई, उसमें यह कहा गया कि लिमिटेशन जो एक्ट है 1908 का, लिमिटेशन एक्ट 1908 है, उसकी जो सेक्शन 22 है, जो शख्स हमने ऐड किया मुकदमे के अंदर, उसका पीरियड कब से कब शुरू होगा? देखो, लिमिटेशन एक्ट क्या कहता है कि हर मुकदमा दायर करने का ख़ास पीरियड है, हर मुकदमा दायर करने का ख़ास पीरियड है। जिस बंदे के साथ कोई मसला हुआ वो उस पीरियड के अंदर अंदर अगर मुकदमा दायर कर देगा तो मुकदमा दायर होगा। अगर वो जानबूझकर उसने वो इग्नोर करता रहा, आज नहीं कल, आज नहीं कल, और उसने अपना वो टाइम गुजार दिया जो लिमिटेशन एक्ट ने दिया था, अब वो बंदा बाद में आकर मुकदमा दायर नहीं करेगा, उसका जो राइट था वो ख़त्म हो चुका। तो यहाँ पे ये कहा गया कि मुकदमा चल रहा था, हम जो 4-5 बंदे थे, मुकदमा चल रहा था 3 साल पहले से, और 3 साल के बाद अदालत को लगा कि ये वाला बंदा भी जो है ज़रूरी है मुकदमे में, और अदालत ने उसको ऐड कर लिया। अब जो नया बंदा ऐड किया, इसका पीरियड क्या 3 साल पहले से शुरू हुआ है या अब शुरू हुआ है? ये आपसे पूछेगा कि एक मुकदमा चल रहा था, लागत में मुकदमा चल रहा था, उस मुकदमे को चलते हुए फॉर एग्जांपल 2-3 साल हो गए, 2-3 साल बाद कोर्ट को लगा कि एक मैं नई पार्टी इसमें ऐड करूं, कोर्ट ने उसको ऐड की। अब जो नई पार्टी ऐड हुई, लिमिटेशन एक्ट 1908 की सेक्शन 22 के मुताबिक उसका पीरियड आज से शुरू हुआ जब ऐड हुआ, या तब से शुरू हुआ जब से मुकदमा 3 साल पहले चल रहा है? आप कहेंगे उस जो नई पार्टी ऐड हुई उसका मुकदमा उसी तारीख से माना जाएगा, उसका लिमिटेशन पीरियड तब से माना जाएगा जिस दिन वो ऐड होता है। ठीक है। 11वें सेक्शन में ये कहा गया कि कंडक्ट ऑफ सूट, कि सूट का जो कंडक्ट है वो ये कहा गया कि मुकदमे की पैरवी प्रॉपर शख्स के हाथों में देनी चाहिए। कोर्ट जिस शख्स को प्रॉपर तस्वुर करे उसके हक के अंदर दे। तो आपसे लॉ गेट में उलझाकर पूछेगा, जो शख्स भी चाहे केस की पैरवी कर सकता है, अदालत हर शख्स को पैरवी करने का हुक्म देगी? आप कहेंगे नहीं,
जिसको कोर्ट प्रॉपर डीम करे कि ये शख्स मौजू है, ये कोर्ट को आगे सही लेके चल सकता है, तो सिर्फ कोर्ट उसको इजाज़त देगी। आगे है सेक्शन 12 रूल 12। बार बार सेक्शन आ रहा है तो रूल अगर इस तरह हो जाए करे, क्यों कि हमारी जो ज़्यादातर जो है वो चीज़ें जो है वो सेक्शन में होती है, पीपीसी सेक्शन के अंदर है, सीपी सेक्शन के अंदर है, लिमिटेशन सेक्शन के अंदर, तो इसलिए बार बार सेक्शन मुँह से निकलता है। अगर इस तरह हो जाए बाय मिस्टेक तो ये स्लिप ऑफ टंग होती है, तो इसको आप जो है इग्नोर कर दिया कर। तो मैं रूल कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि रूल कम है। जिस तरह सीपीसी के ऑर्डर में रूल है, जबकि सीपीसी के अंदर सेक्शन भी हमने पढ़ी है 2 लेक्चर में, तो यहाँ पे रूल है। तो रूल 12 क्या कहता है? अपीयरेंस ऑफ वन ऑफ सेवरल प्लेंटिफ। क्या ऐसा हो सकता है कि मुद्दा अलैह 15-20 हैं और वो ये कहें कि जज साहब से कह दें कि जज साहब हम बहुत मसरूफ़ लोग हैं, हम सबकी तरफ से हर पेशी पे एक बंदा आता रहेगा, ये पेशी पे हाजिर होता रहेगा, जब हमारी ज़रूरत पड़ा करेगी हम भी आ जाया करेंगे। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। देखो 12 रूल के अंदर और जो 8 रूल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 12 रूल और 8 में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 8 में ये कहता है कि उन 8-10 बंदों की तरफ से एक बंदा मुकदमा दायर कर सकता है, और 12 में ये कहा गया कि वो 8-10 बंदे मुकदमे में शामिल हैं, मगर हाजिर पेशी के ऊपर क्या एक हो सकता है, 2 हो सकता? हाँ। तो 8 में है कि मुकदमा उन 8-10 की तरफ से बतौर रिप्रेजेंटेटिव बन के, नुमाइंदा बनकर कोई एक कर सकता है। तो 8 में बतौर नुमाइंदा बात की गई, और जो 12 में बात की गई वो ये की कि केस की पैरवी, केस पे हर वक्त हाजिरी, कि 15-20 लोगों को कहते हैं बहुत मसरूफ़ है, हर मरतबा नहीं आ सकता, सिविल सूट है, सिविल मुकदमा है, तो अब जब हमारी ज़रूरत हो कि हम बुला लिया करें, तो हमारी जगह पे ये शख्स हाजिर हो सकता है, तो आप कहेंगे हाजिर हो सकता है। अब लॉ गेट में पूछेगा कि क्या उन लोगों के सिर्फ कह देने से वो हाजिर हुआ? आप कहेंगे नहीं। जब तक वो रिटर्न अथॉरिटी लिख कर नहीं देंगे और कोर्ट सेटिस्फाई नहीं हो जाए कि इन्होंने रिटर्न अथॉरिटी लिख के दी है, रिटर्न अथॉरिटी कोर्ट में पेश करेंगे कि हम लिख कर तहरीरी तौर पर देने कि हमारी तरफ से ये बंदा हाजिर होगा, तब जाके कोर्ट उसको इजाज़त दे सकती है। ठीक है, अब है, और यहाँ पे भी मे का लफ्ज़ है, मे अथोराइज, शेल नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कोर्ट मानेगी, शेल नहीं है तो मे है। 13वां आखिरी आज का जो है ऑर्डर 1 का जो आखिरी रूल है वो है 13वां। अब ऑब्जेक्शन एज टू नॉन ज्वाइंडर और मिस ज्वाइंडर, वो ये कहता है कि जो ऑब्जेक्शन है एक बंदे का कि मिस ज्वाइंडर या नॉन ज्वाइंडर का, गलत पार्टी आ गई या मौजू पार्टी जो उन्होंने डाल दी है, पर जो उसकी नेसेसरी पार्टी थी, जो असल पार्टी थी वो नहीं डाली, इस तरह का कोई एतराज़ कि पार्टी गलत डाल दी गई मुकदमे में, अगर ये एतराज़ कोई शख्स किसी को हो तो वो कब उठाएगा? आपसे लागटे पूछेगा मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर का जो एतराज़ है, जो उसके मुतालिक किसी शख्स का क्लेम है, क्या वो किसी भी स्टेज के ऊपर अदालत में कर देगा? आप कहेंगे नहीं। वो अर्लेस्ट अपॉर्चुनिटी पे फ़ौरन जब उसको पता चला, वो फ़ौरन ही अदालत को बताएगा कि अपना एतराज़ बताएगा कि ये पार्टी मिस ज्वाइंडर या नॉन ज्वाइंडर तौर के ऊपर केस में ऐड हुई है, इसको आप सही करें। अब आपसे पूछेगा उसने जानबूझकर, लागत ने पूछेगा उसने जानबूझकर उस तरह नहीं किया, एतराज़ नहीं उठाया, और क्या वो बाद की स्टेज में जाकर इस तरह एतराज़ उठा सकता है? आप कहेंगे नहीं उठा सकता। तीसरा सवाल पूछ सकता लॉ गेट में इससे मुतालिक, अब वो जो एतराज़ नहीं उठा सकता, हम इसको क्या नाम देंगे? वो एतराज़ जो नहीं उठा सकता उस क्या नाम देंगे? उसने जानबूझ के अगर पहले एतराज़ नहीं उठाया, तो जो बाद में बहुत लेट जाकर उठा रहा है, तब उसको क्या डीम करेगी कोर्ट? तब कहेगी कोर्ट डीम करेगी कि उसने वेव कर दिया, उसने अपने हक़ को दस्तबरदार हो गया, तल्फ़ कर दिया अपने हक़ को। ठीक है, तो हमने ये क्या देखा यहाँ पर? तो हमने क्या देखा? आज का जो ऑर्डर 1 देखा, इससे रिलेटेड हमने ये चीज़ें सारी की सारी देखी। अच्छा, हमारा ऑर्डर 1 ख़त्म हुआ, अब हम ऑर्डर 6 पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऑर्डर 6 आपका लॉ गेट की जो है सिलेबस का हिस्सा है। ये है प्लीडिंग जर्नली। सबसे पहली बात आप जो जहन में रखें, ऑर्डर 6 के मुतालिक स्टूडेंट का गलत कंसेप्ट ये है कि ये एक अलग चीज़ है। याद रखना, ऑर्डर 6 जो है इसमें ऑर्डर 7 के भी रूल हैं, यानी प्लेंट के भी रूल हैं,
और आर्डर 8 के भी रूल है, यानी आर्डर 6 जो है वो प्लेंट दावे को और रिटर्न स्टेटमेंट जवाब दावे दोनों को डील करता है। तो आपसे अगर पूछ ले कि जो आर्डर 6 है वो किसको डील करता है, तो आप कहेंगे वो प्लेंट को भी डील करता है और रिटर्न स्टेटमेंट को भी डील करता है। दोनों के मुतालिक असूल बताता है कौन, इन जनरली कौन बताता है, आर्डर 6 जनरली बताता है। तो हम आर्डर 6 के अंदर पहला रूल पढ़ते हैं, रूल 1 प्लीडिंग। प्लीडिंग का मतलब क्या है, वो कहता है प्लीडिंग शैल मीन, जरूर, शैल का लफ्ज़ है, ज़रूर प्लीडिंग का मतलब क्या होगा, प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट। तो प्लीडिंग का मतलब है दावा यानी प्लेंट, और प्लीडिंग का मतलब ये भी है कि रिटर्न स्टेटमेंट जवाब दावा। तो आपसे पूछ सकता है कि प्लीडिंग का सिर्फ मतलब लॉ गेट में आपको देगा कि प्लीडिंग ओनली मीन प्लेंट, आप कहेंगे गलत। प्लीडिंग मीन प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट। प्लीडिंग का मतलब है या तो दावा प्लेंट या रिटर्न स्टेटमेंट जवाब दावा। अब इसका रूल 2 बड़ा अहम बात करता है, और शेल के साथ बात करता, मे के साथ बात नहीं कर रहा। और रूल 1 ने भी शेल के साथ बात की और रूल 2 भी शेल के साथ बात कर रहा है। ये शेल बड़ा अहम है। ये अगर शेल की स्टोरी सुननी हो तो मेरे भाई जिन्होंने लॉ गेट का 24 जो है जुलाई का जो टेस्ट दिया है 2022 का, उन बेचारों से पूछो कि उन पर क्या बीती है, कि शेल के कितने सवाल आए और मे के कितने सवाल आए, और उन्होंने बेचारों के साथ कितना बड़ा जुल्म किया कि उन्होंने इस तरह डाल दिया। तो इसीलिए मैं बार बार शेल और मे पे भी साथ साथ तवज्जो दे रहा हूँ ताकि आपके साथ वो ना बीते। तो प्लीडिंग क्या है, इसमें कहा प्लीडिंग टू स्टेट मटेरियल फैक्ट एंड नॉट एविडेंस। शेल के साथ कहा गया रूल 2 में कि जो आपका जो दावा हो, प्लीडिंग जो आपकी हो, दावा या जवाब दावा, प्लीडिंग के दोनों आ रहा है, दावा भी प्लेंट भी और जवाब दावा यानी कि रिटर्न स्टेटमेंट भी। आपकी जो प्लीडिंग हो वो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल फैक्ट के मुतालिक बात करे, सबूतों के मुतालिक बात ना करे। शेल के साथ मना कर दिया गया कि वो सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करे, वो सिर्फ मटेरियल फैक्ट की बात करे, सबूतों की बात ना करे। मिसाल के तौर के ऊपर मैं ये दावा दायर करता हूँ कि मेरे इस मकान के ऊपर नाजायज़ तौर के ऊपर कब्ज़ा कर रखा है बंदे ने। अब मैं अदालत को सिर्फ इतना बताऊँगा प्लीडिंग में कि फ़लाँ शख्स ने, उसका पूरा हवाला दूँगा, और आगे जाके आर्डर 7 के अंदर पढ़ेंगे कि उसका नाम तफसील सब कुछ बताऊँगा, और फिर क्या कहूँगा कि इस शख्स ने मेरे मकान पर नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है। अब ये नहीं बताऊँगा कि उसका मेरे पास सबूत ये है कि मेरे पास एक क्या नाम है, मेरे नाम पे स्टाम्प भी है, मेरे नाम पे ये स्टाम्प पहले फ़लाँ के नाम पे था और फिर ये उससे पहले उसके नाम पे था, उससे मैंने इतने पैसे लेकर अपने नाम पे करवाया, अब ये मेरे नाम पे इंतकाल रजिस्ट्री है। सबूत नहीं बताऊंगा, सिर्फ मैंने क्या करना है, मटेरियल फैक्ट बताना है, सीधी सीधी बात करनी है। दावे में सीधी बात की जाती है, सबूत बाद में दिए जाते हैं। तो दावे में सबूत का जिक्र, एविडेंस का जिक्र नहीं किया जाएगा। ये आपसे ज़रूर पूछेगा कि प्लेंट के अंदर हम एविडेंस लिख सकते हैं, लॉ गेट में पूछे, आप कहेंगे नहीं, सिर्फ मटेरियल फैक्ट लिखेंगे, एविडेंस नहीं लिखेंगे। रूल 3 फॉर्म ऑफ प्लीडिंग, वो कहता है कि जो अपेंडिक्स ए है व्हेन एप्लीकेबल, यानी कुछ अदालतें इस किस्म की हैं कि जहाँ पर फार्म चलते हैं ऑलरेडी, जो है वो फार्म जो होते हैं वो फार्म पहले से प्रिंटेड होते हैं, और वो क्या किए जाते हैं कि वो फार्म आगे जो है दावे का हिस्सा बना दिए जाते हैं। तो इसके अंदर यही कहा गया कि जब जहाँ पे फार्म वगैरह हैं तो फार्म दिए जा सकते हैं। चौथा बड़ा अहम है, उसमें यह कहा गया कि पार्टिकुलर टू बी गिवन वेयर नेसेसरी। जहां पर आपके साथ वो कहता कौन कौन से मामलात के अंदर नेसेसरी, आपको शेल के साथ कहा गया कि शेल बी स्टेटेड इन प्लीडिंग, कि ज़रूर आप देंगे। रूल 4 में कहा गया कि अगर ये वाले हालात हो, कौन सा, या तो आपके साथ फ्रॉड हुआ हो, या मिस रिप्रेजेंटेशन गलत बयानियाँ की गई हो, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आपकी अमानत में ख़यानत की गई हो, और या फिर विलफुल डिफ़ॉल्ट या अनड्यू इन्फ्लुएंस, या आपका कोई जानबूझ के डिफ़ॉल्ट डाला गया हो, या अनड्यू इन्फ्लुएंस, अपने ओहदे का नाजायज़, अपने मर्तबे का नाजायज़, पोजीशन का नाजायज़ फ़ायदा उठा के आपके साथ कोई धोखा दी गई हो, आपका कोई हक मजरू किया हो, तो शेल के साथ कहा गया आप पार्टिकुलर ज़रूर बताएंगे। देखो ऊपर प्लीडिंग में 2 में क्या कहा गया,
आपने कोई एविडेंस नहीं बताना, नीचे भी एविडेंस का जिक्र नहीं है, मगर उसके अंदर क्या फैक्ट ज़रूरी बातें बताएंगे। 4 ने ये कहा अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ हो, मिस रिप्रेजेंटेशन हुई हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ हो, इस तरह का कोई मामला हुआ हो, तो आप हक़ाइक़ भी बताएंगे मेरे साथ क्या हुआ। सिर्फ ये नहीं कह देंगे मेरे साथ रकम का जो है वो फ्रॉड किया गया, नहीं, आपको पार्टिकुलर देना पड़ेगा। मेरे पास 10 लाख रुपए थे और मैंने इसको 10 लाख रुपए कारोबार के लिए दिए, इस डेट को दिए, इसने कहा था मैं इस डेट को आपको वापस कर दूंगा, इसने मेरे साथ नहीं किया और ये डेट आज गुजर चुकी है और इसने इस तरह मेरे साथ फ्रॉड किया। तो आपको पार्टिकुलर देने पड़ेंगे कहाँ पर, जहाँ आप किसी पे इल्ज़ाम फ्रॉड का, मिस रिप्रेजेंटेशन का, उसकी अनड्यू इन्फ्लुएंस का, यानी उसके क्या नाम है नाजायज़ मर्तबे का, रुतबे का, ओहदे का, पोजीशन का आप उसको इल्ज़ाम लगाते हो तो आपको उसकी तफसील बतानी पड़ती है, उसके हक़ाइक़ बताने पड़ेंगे। 5वां है बिट फर्दर एंड बेटर स्टेटमेंट आर पार्टिकुलर, बड़ा कीमती है, इसका LLB में डिटेल से पढ़ेंगे। बस यहाँ पे इतना ये कि अगर कोई मुकदमा किसी बात को वाज़िया तौर पर बयान नहीं कर रहा, काज ऑफ एक्शन को खुलकर बयान नहीं कर रहा, या अदालत को समझ नहीं आ रही ये कहना क्या चाह रहा है, तो अदालत उससे बेटर स्टेटमेंट मांग सकती है। ठीक है, तो अदालत क्या कह सकती है कि मे इन ऑल केसेस, मे का लफ्ज़ है, अदालत चाहे तो उससे कह सकती है, मे का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ यहाँ पर कि अदालत अगर चाहे तो क्या कह सकती है कि आप मुझे बेटर स्टेटमेंट दें, भाई मुझे खुलकर बताएं, साफ बताएं आप क्या कहना चाहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि आप अभी तक जो बातें बता रहे हैं वो अभी तक बात को खुलकर वाज़िया नहीं कर रही, तो अदालत उसको बेटर स्टेटमेंट मांग सकती है। 6 है कंडीशन प्रेसिडेंट, बड़ा अहम है, शेल के साथ कहा गया। इसमें यह कहा गया कि आप जब किसी बंदे के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाते हो तो जो कंडीशन प्रेसिडेंट है वो वाली बातें जो आप पे लागू होती हैं वो बताओ पहले अदालत को, वो कंडीशन प्रेसिडेंट आपने पूरी की है या नहीं की। मिसाल के तौर पर मैंने क्या किया, मैंने एक बंदे से मकान लिया, मैंने उसको पैसे, मेरा सौदा हुआ 50 लाख का, मैंने उसको 40 लाख दे दिए, इकरारनामा बै कर लिया कि मैं आपको 40 लाख दे रहा हूँ। उसने हमारी डेट मुकर्रर हो गई कि अगले महीने की 1 तारीख को ये मेरे नाम ये बंदा जो है बयान देगा और मैं इसको 10 लाख वापस कर दूँगा, इसको दे दूँगा, मेरे पूरे 50 लाख कंप्लीट हो जाएंगे। अब अगले महीने की 1 तारीख आ गई, उससे भी टाइम बढ़ता गया, मैं उसके पास गया, भाई आप बयान दो, अब 40 लाख भी लिए बैठे हो, वो कहता मैं तो नहीं देता। अब मैं अदालत में कंडीशन प्रेसिडेंट क्या बताऊँगा कि जो ड्यूटी मेरी थी वो मैंने अदा की या नहीं की, इसको कहते हैं कंडीशन प्रेसिडेंट। कि मैं बताऊंगा कि जज साहब मेरे ज़िम्मे जो था वो मैं अदा कर चुका हूँ, मैंने 40 लाख इसको अदा किया हुआ, ये देखो मेरे पास क्या नाम है, मेरे पास इसका इकरारनामा बै है, सिर्फ 10 लाख देने हैं, मैं इसको अभी देने को तैयार हूँ, अदालत के सामने लिए रखे पैसे, ये बयान दे दे, ये 10 लाख उठा ले। तो जो मेरी ड्यूटी थी कंडीशन प्रेसिडेंट कि किसी कंट्रैक्ट की, किसी मुआहदे की वो कंडीशन तो दोनों पे लागू होती हो, तो जो बंदा दावा दायर कर रहा है तो वो ये बताए कि जो मेरे ज़िम्मे काम था, मेरे ज़िम्मे जो ड्यूटी थी वो मैं अदा कर चुका हूँ, उसको कहते हैं कंडीशन प्रेसिडेंट। तो आगे है डिपार्चर, इसमें कहा कि कोई नया गिराउंड नहीं, शेल के साथ मना कर रहे, नो प्लीडिंग शेल एक्सेप्ट बाय वे ऑफ अमेंडमेंट राइज एनी न्यू ग्राउंड और क्लेम। क्या कहा गया कि अदालत की इजाज़त से और सिर्फ अमेंडमेंट के ज़रिए से कोई नया ग्राउंड लेके आया जा सकता है, वैसे नहीं। मिसाल के तौर के ऊपर मैंने एक मुकदमा दायर कर दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल यही वाला मुकदमा दायर कर दिया कि इस बंदे को मैंने 40 लाख रुपए दिए और ये मेरे नाम मकान नहीं कर रहा। अब मैं इस मुकदमे को चलने के दौरान मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ एक और बात ये भी है कि इस मकान का जो है मेरा पहला हमारा आपस में एक लेन देन भी था, उस लेन देन के अंदर हमने आपस में हमारा झगड़ा भी हो गया था, नहीं। यानी कि सिंपल वर्डिंग में एक मुकदमे के अंदर नया ग्राउंड नहीं उठाया जा सकता जब तक के बगैर अदालत से इजाज़त ली जाए अमेंडमेंट की। यानी सिंपल वर्डिंग में जब तक अदालत किसी मुकदमे में इजाज़त ना दे कि आप नया ग्राउंड उठा सकते हो, मुकदमे में कोई नई बात कह सकते हो, कोई नया फैक्ट कह सकते हो, जब तक अदालत अमेंडमेंट के ज़रिए मुकदमे में तरमीम के ज़रिए इजाज़त ना दे आप नई बात नहीं उठा सकते। 8वां है डिनाइल ऑफ कंट्रैक्ट, यहाँ पे भी शेल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। यहाँ पे कहा गया अगर एक बंदा किसी
मुआहदे से मुकरता है तो उस मुआहदे के कानून से नहीं मुकर रहा, बल्कि उस मुआहदे की शराइत से मुकरता है, तो अदालत ये डीम करेगी कि ये जो कंट्रैक्ट की लीगैलिटी से नहीं मुकर रहा, उसके कानून को चैलेंज नहीं कर रहा, बल्कि उस मुआहदे की जो शराइत थी उनको चैलेंज कर रहा है। मिसाल के तौर पे अभी यही वाली मिसाल कि मैंने उसको 40 लाख रुपए दिया, 10 लाख रहते हैं, अब मैं वो बंदे को मैं कहता हूँ कि आप इस तरह करें कि मेरे नाम मकान कर दें। अब वो बंदा अगर वो कहता है ये कंट्रैक्ट झूठा है, वो कहता है यानी कंट्रैक्ट को चैलेंज करा झूठा है, अब उसके कहने का मकसद ये नहीं कि ये कंट्रैक्ट का जो कानून है, लॉ ऑफ कंट्रैक्ट झूठा है, बल्कि वो क्या कह रहा है कि ये बंदा झूठा है, आसिफ झूठा है, कि इसने क्या किया, ये धोखे से कोई स्टाम्प किया, मैंने तो इस तरह किया ही नहीं, ये स्टाम्प जैली है। तो यानी वो उस कानून को चैलेंज नहीं कर रहा, बल्कि क्या कर रहा है, उस शराइत को चैलेंज कर रहा है, उस कंट्रैक्ट की शकों को चैलेंज कर रहा है जो हमारे उसके दरमियान हुई है। 9 से लेकर 12 तक आपने एक बात टिप जहन में बिठा लें, इसमें सिर्फ ये कहा गया कि जब तक अदालत तफसील किसी मुकदमे की ना मांगे, आपने उस मुकदमे के सिर्फ मोटे मोटे हकायक बताने होते हैं। 9 से 12 रूल तक क्या कहा, जब तक अदालत किसी चीज़ की तफसील खुद ना मांगे, आपने खुल के तफसीलें नहीं बतानी बैठ जाती, ये कर इसने इस तरह किया, मैं फिर वहाँ गया, फिर इस तरह बस पकड़ी, फिर फलां किया, हम यहाँ पहुँचे, ये तफसीलें नहीं बतानी, सिर्फ मोटी मोटी बातें दावे में ज़ाहिर करनी है। अब 9 को देखते हैं, इफ़ेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी स्टेटेड। ठीक है, इसमें कहा गया कि जो डॉक्यूमेंट की जो डिटेल है उसको मुकम्मल बताने की ज़रूरत नहीं होती, मोटी मोटी बातें बता दो जो दस्तावेज़ का इफ़ेक्ट बता दे, यानी इस हद तक तो बताओ कि मेरी इस बात का जो मेरे ये दावा दायर कर रहा हूँ, मेरे जो दस्तावेज़ है, जो मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, इनका असर खुल कर बता दो, मगर तफसीलें ना बताने बैठ जाओ। इतनी बात जामिया बात कर दो, मोटी मोटी तमाम डिटेल बता दो कि क्या है, मगर उस डिटेलों की डीप में ना चले जाओ, तफसीलों में ना चले जाओ। 10वां क्या कहता है, मैलिस नॉलेज वगैरह। अगर आप किसी शख्स का आप ऐसा दावा दायर कर रहे हैं जिसमें ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि इस शख्स को मैलिस थी, मुझसे दुश्मनी थी, फ़राड किया, ये इसको इल्म था कि ये चीज़ गलत है और फिर इसने जानबूझ के मुझे दी, इस तरह का मामला जो मैलिस, दुश्मनी से, फ़राड से, मिस रिप्रेजेंटेशन से, इस तरीके के जो थे, इस तरह की कोई मामला का आप दावा दायर कर रहे हैं, तो उसमें आप मोटी मोटी बातें इतनी बता देंगे कि जितनी अदालत को ज़रूरत है, डिटेल में नहीं जाएंगे। देखो 10वें में भी ये बात की गई, जब तक अदालत नहीं मांगेगी डिटेल नहीं देंगे। नोटिस 11वें में ये कहा गया कि सिर्फ नोटिस की इतला बयान करेंगे। जिन मुकदमात के अंदर नोटिस की ज़रूरत पड़ती है कि आपको अगली पार्टी को आपने नोटिस दिया कि ये वाला काम है, मिसाल के तौर के ऊपर मैंने एक पार्टी को, मैंने उस बंदे से अब क्या करना है कि 40 लाख उसको दे दिए हैं और 10 लाख अभी रहते हैं, मैंने उसको कहा ही नहीं कि भाई यकम तारीख को आप आकर, क्या नाम है, यकम तारीख आ गई है भाई और आप आकर बयान दें, मैंने उसको कहा ही नहीं, नोटिस उसको नहीं दिया, और मुंह उठाकर अदालत चला गया और कहा जी वो बंदा ने मुझे जिस तरह कहा था और क्या नाम है, उसने वो मेरा नाम मकान नहीं कर रहा, 40 लाख तो मैं लिए बैठा हूँ, दिए बैठा हूँ और 10 लाख मेरे पास है। नहीं, अदालत पूछेगी ये बताओ तुमने उससे पूछा है कि ये डेट आ चुकी है, नोटिस उसको दिया है कि ये डेट आ चुकी है तुम मेरे नाम करो, तो ये वाला के मुकदमात में नोटिस की ज़रूरत होती है कि हाँ मैंने उसको नोटिस दिया, तो मैं अदालत को क्या कहूँगा कि जज साहब मैंने उसको नोटिस पहुँचाया, खुद चल कर गया, वो इनकारी है, वो कहता है मैंने करना ही नहीं है। तो 11 में क्या कहा गया कि जहाँ पर नोटिस की ज़रूरत हो तो आप हवाला ज़रूर देंगे कि मैंने नोटिस उसको दिया, मोटी मोटी बातें समझा देंगे नोटिस से रिलेटेड, डिटेलों में नहीं जाएंगे जब तक अदालत ना मांगे। 12 में क्या कहा गया कि इम्प्लॉयड कंट्रैक्ट और रिलेशन, यहाँ पे क्या कहा गया, सिर्फ गुफ्तगू का हवाला। अगर ऐसा कोई मामला है जिसमें गुफ्तगू आपकी मुसलसल हो रही है, सीरीज़ ऑफ लेटर के ज़रिए से, सीरीज़ ऑफ कंट्रैक्ट के ज़रिए से, काउंटर पार्ट के ज़रिए, मिसाल के तौर के ऊपर 12 में ये कहा गया, मैंने एक बंदे को ख़त लिखा, मैंने उसको ये लिखा कि मैं अपना मकान बेचना चाहता हूँ 10 लाख रुपए का, उसने मुझे ये ख़त में लिखा हाँ मैं भी लेना चाहता हूँ मगर आप इसमें कोई रियायत करें। मैं अगला ख़त उसको लिखता हूँ जी मैं तो 9 लाख से नीचे नहीं दूंगा, वो अगला ख़त लिखता आप इस तरह करें 7.5 लाख में बेच दें। मैं इसमें कहता हूँ यार थोड़े से और पैसे बढ़ाओ, वो अगले में भेजता कि जी मैं आपको हद जो है आपको 8 लाख दे सकता हूँ, उससे ऊपर नहीं दूंगा।
अब हमारा सौदा तय हो जाता है, मैं कहता हूँ चलो ठीक है जी 8 लाख में डन हो गया, वो कहता है जी ठीक है मैं आपको पैसे अगले महीने की इस डेट को भेज दूंगा। मैं अगला ख़त भेजता हूँ जी ठीक है जी आप जो है मैं इस डेट को आपका इंतज़ार करूँगा, इस जगह पे आप मिल जाए। अब ये सारा जो सिलसिला सीरीज़ में हो रहा है, अब मैं क्या करूँगा, इन सीरीज़ के लेटरों का सिर्फ हवाला दे दूंगा कि हमारे इस तरह काउंटर पार्ट हुआ और इस काउंटर पार्ट के अंदर इस तरीके से इस ख़त में ये जिक्र हुआ, इसमें ये जिक्र, मोटी मोटी बातें कर दूंगा, तफसीलों में नहीं जाऊंगा जी। मैं उस टाइम वहाँ पे शालीमार बाग में बैठा हुआ था, वहाँ बैठ के जी आंधी तूफ़ान चल रहा था, तो मैंने बैठ कर उसको ख़त लिखा, फिर मैंने ख़त फ़लाँ को दिया, इस हालात में दिया, वो ख़त 2 दिन लेट पहुँचा तो उसने मुझे कॉल करके कहा आपका ख़त नहीं पहुँचा। ये डिटेलें नहीं बताऊँगा जब तक अदालत ना पूछे। तो क्या 9 से 12 तक क्या कहा गया कि तमाम मामलात के अंदर मोटी मोटी बातें बताएंगे, डिटेल बताने नहीं बैठ जाएंगे। आगे है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ 13वें में, कि इसमें यह कहा गया कोई भी शख्स अपने हक के अंदर ऐसी कोई बात ना करे कि जिसमें तरफदारी का पहलू निकलता हो। यानी ये नहीं कहा जाएगा कि मैं दावे में वो बातें लिखूं जो सारी मेरे हक में, मैं ये समझूं कि अदालत का मैं मजलूम बच्चा बन के बैठ जाऊं कि अदालत ये कहे जी इसके अलावा तो दुनिया में किसी पे जुल्म हुआ ही नहीं। तो ऐसे हालात क्रिएट ना करके बैठ जाऊं कि ऐसी सी बातें ना लिखूं कि जो सारी तरफदारी का पहलू मेरी तरफ गुजर जाता हो, जानबदारी का पहलू मेरी तरफ आता हो, फेवरेटिज्म का पहलू मेरी तरफ आता हो। मैं तमाम वो वाक़यात नहीं करूँगा, ऐसे वाक़यात से परहेज़ किया जाएगा जिसमें आप अदालत को तरस दिलवा रहे हों, अपने आप को जानबूझ के मुबालगा राई कर रहे हो, बढ़ा चढ़ा के बातें बता रहे हो, इस तरह की चीज़ें आप नहीं करेंगे। या इसमें यह भी कहा गया कि आप जो हैं किसी दूसरे पे सारा वज़न भी नहीं डाल देंगे, खुद बिल्कुल मासूम बन के बैठ जाएंगे, ठीक है जी मैंने तो कुछ किया ही नहीं, सारा का सारा मामला उसकी तरफ नहीं। आप हक़ाइक़ बताएं, एविडेंस नहीं बताएंगे, हक़ाइक़ बताएंगे, मोटी मोटी बातें बताएंगे, फला फला चीज़ें। प्लीडिंग टू बी साइंड 14वें में कहा गया जो आप दावा लिखेंगे, जो प्लीडिंग होगी आपकी, दावा या जवाब देगा। मैंने क्या कहा, बार बार कह रहा हूँ कि जो ऑर्डर 6 है उसका ताल्लुक प्लेंट यानी दावे से भी है, रिटन स्टेटमेंट जवाब दावे से भी है। तो जो छठा जो है वो जर्नल प्लीडिंग को बयान करता है, तो उसमें क्या कहता है दावा हो या जवाब दावा हो, वो लॉ गेट में आपसे पूछे कि दावा और जवाब दावा दोनों को साइन कौन कौन करेगा। सिर्फ पार्टी साइन कर देगी, आप कहेंगे नहीं, पार्टी भी साइन करेगी, उसका वकील भी साइन करेगा। अब लॉ गेट में आपसे पूछेगा कि अगर कोई शख्स ऐसी पार्टी है जो दावे पे साइन नहीं कर सकती, कोई ऐसी लीगल वजूहात है, तो फिर क्या करेगी। तो फिर वो अदालत को यकीन दिलाएगी कि मैंने इस तरह क्यों नहीं किया, और वो किसी शख्स को अथराइज़ करेगी कि मेरी तरफ से मैं इस शख्स को इजाज़त देती हूँ कि ये मेरी तरफ से इस पे साइन करे या मुकदमे को आगे लेके चले। तो सिंपल वर्डिंग में क्या कहा गया रूल 14 में कि जो आप प्लीडिंग आपकी होती है, दावा या जवाब दावा, उसके ऊपर जो पार्टी होती है उसके भी साइन होते हैं और वकील के भी साइन होते हैं। अगर किसी वजूहात की बिना पर पार्टी साइन नहीं करती तो अपनी तरफ से किसी शख्स को लीगली अथोराइज़ करे, उसको इजाज़त दे के आप ये करें। अब 15 है वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग। 15 में ये कहा गया कि जो आपने जो ये सारी जो प्लीडिंग की है इसकी वेरिफिकेशन करें। आप याद रखना हम जो भी प्लीडिंग करते हैं इसी के अंदर ये कहा गया, जो इसका रूल जो था 2 उसमें मैं बताना भूल गया, उसके अंदर ये कहा गया कि आप सिर्फ़ और सिर्फ मटेरियल फैक्ट बताएंगे और उसको किस तरह पैराग्राफ की शक्ल में बताएंगे और उसको आप नंबर की शक्ल में बताएंगे। देखो 2 रूल के अंदर बताना भूल गया था, सॉरी, कि उसमें ये बताना भूल गया था कि आप सिर्फ मटेरियल फैक्ट बताएंगे, सबूत नहीं बताने बैठ जाएंगे, मगर जो मटेरियल फैक्ट बताएंगे वो पैराग्राफ की शक्ल में बना के बताएंगे। एक पैराग्राफ में एक बात, दूसरे पैराग्राफ में दूसरी बात। पहले पैराग्राफ में कहा मेरी शादी हुई इस डेट को इस तारीख को, अगले पैराग्राफ के अंदर हमारा इतने अरसे तक हमारा सिलसिला सही चला, अगले पैराग्राफ में कि मेरे शोहर ने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया, अगले पैराग्राफ के अंदर कि इस तारीख से इसने मुझे घर से निकाल दिया, अगले पैराग्राफ मुझे खर्चा देना बंद कर दिया। इन सब पैराग्राफ की शक्ल में देखेंगे, नंबर देके देखेंगे 1 2 3 4 5। तो ये 2 में कहा। अब 15 में ये कहा गया कि आप जो ये नंबर दे के आपने लिखा ना 1 2 3 4 5, इन नंबर वाइज और पैरा वाइज आपने तस्दीक करनी है। क्या तस्दीक करनी है कि ये चीज़ नंबर 1 से लेकर नंबर 5 तक मेरे नॉलेज के मुताबिक दुरुस्त है, मैं तस्दीक करता हूँ, और नंबर 6 से लेकर नंबर 10 तक जो है
मेरे बिलीफ के मुतालिक, मेरे ईमान के मुताबिक, मेरे यकीन के मुताबिक दुरुस्त है कि ये बात जो की गई इस दावे में वो सच की मैं तस्दीक करता हूँ, हल्फन बयान करता हूँ। तो ये वकील को चाहिए कि झूठे दावे के अंदर इस तरह ना करे, क्योंकि अगर वो इस तरह करता है तो तमाम फुका के मुताबिक वो हराम की कमाई खाता है। उसको पता है कि हाँ मैं इस तरह कर रहा हूँ तो वो हराम की कमाई खा रहा है, जहन्नम का ईंधन बन रहा है। तमाम फुका का ये मुत्तफ़क़ा ये फतवा है कि अगर कोई शख्स इस तरह करता है, उसको पता है कि ये दावा जो है ये झूठा है, किसी पे जुल्म हो रहा है, और फिर वो इस तरह करता है तो वो जुल्म कर रहा है। तो 15 में क्या कहा गया? 15 में क्या कहा गया? जो 2 के तहत हमने रूल 2 के तहत जो पैराग्राफ में चीज़ें लिखी थी, उन पैराग्राफ को आपने नंबर वाइज तस्दीक करना है कि इस नंबर से इस नंबर तक मेरे नॉलेज के मुताबिक ठीक, इस नंबर से इस नंबर तक मेरे इल्म के मुताबिक, मेरे बिलीफ के मुताबिक, ईमान के मुताबिक, यकीन के मुताबिक ठीक है। 16वें में ये कहा गया कि स्ट्राइकिंग आउट प्लीडिंग। 16वां और 17वें में एक बड़ा फ़र्क है कि 16वां ये कहता है कि आपके ख़िलाफ़ जिसने दावा दायर किया उसके दावे के अंदर से वो चीज़ें कि जो उसने स्कैंडुलस या आप पे इल्ज़ामात लगाए हैं, कोई स्कैंडल आप पे खड़ा है, कोई मन गढ़ंत बात की है, झूठा इल्ज़ाम लगाया, तो दूसरे के दावे में आप चेंज कर सकते हैं। और 17वें में क्या कहा गया? आप अपने दावे को भी अदालत की इजाज़त से तरमीम कर सकते हैं। देखो 16वें में क्या कहा गया? अगर किसी दूसरे शख्स ने स्कैंडल मटेरियल, कोई बिला वजह कोई इलीगल बात आपकी तरफ थोपी तो आप उसको तब्दील करवा सकते हैं। और ये बड़ी अहम सेक्शन है। मुझे पता नहीं कि लोग इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते। मेरे पास ये दावे भरे रखे हैं, तो यहाँ पर क्या नाम है, राणा साहब के भी दावे उन्होंने ला के दिए और वकला के भी, और दोस्तों के दावे हैं। कम अज़ कम मेरे पास यहाँ पर 300-400 दावे ये सारे रखे अलमारी के अंदर। मैं उनको पढ़ पढ़ के हैरान होता हूँ कि जहाँ पर औरत ये बयान कहती है शोहर को ये नशई है, ये औरतों के साथ जाता है फलां, तो मुखालिफ पार्टी 16 को इस्तेमाल क्यों नहीं करती, 6-16 को इस्तेमाल क्यों नहीं करती? भाई तुम अगर ये इल्ज़ाम लगाती हो ये स्कैंडुलस मटेरियल है, तुम इसको साबित करो कि मैं फलां औरतों पे गया हूँ, नहीं तो इसको फिर हटाओ, वरना साबित करके पहले दो। क्यों जानबूझ के मुझे फंसा रही? पता नहीं क्यों नहीं वकील इस तरह करते, मुझे तो समझ नहीं आ रही। तो उसके बाद क्या नाम है, 16 के अंदर क्या कहा? अगर दूसरे बंदे ने आप पे इल्ज़ाम लगाया है तो आप उस स्कैंडुलस मटेरियल को दरख्वास्त देकर दूर करवा सकते हैं। 17वें में ये कहा गया अगर आप अपनी प्लीडिंग के अंदर आप अपने दावे में को तरमीम करना चाहें तो अदालत की इजाज़त से उस हद तक तब्दीली कर सकते हैं जिस हद तक अदालत आपको इजाज़त दे। 18वें में ये कहा गया, बड़ा अहम 18वें में ये कहा गया अगर आपने अदालत में तरमीम की इजाज़त दी, मॉडिफिकेशन की इजाज़त दी, चेंजेस की आपने इजाज़त मांगी कि मैंने ये चेंजेस करनी है, और अदालत ने आपको उस चेंजेस का टाइम दे दिया। मिसाल के तौर पर अदालत ने आपको दे दिया कि आपको मैं 20 दिन का टाइम देती हूँ, और उस 20 दिन गुजर जाने के बाद आपने वो चेंजेस नहीं की, तो अब क्या आप दोबारा चेंजेस कर सकते हैं? आप नहीं करेंगे। तो अगर आपने वो टाइम पीरियड गुजार दिया जो अदालत ने आपको दिया था और आपने जानबूझ के उसमें ऐसा नहीं किया, तो अब आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप कोई लीगल वजह बता दें कि ऐसी वजह थी जिसकी तहत मैंने इस तरह किया, तब आप कर सकते हैं। अब आगे एक और चीज़ कि इसमें बड़ा अहम ये नुक्ता पूछता है कि अगर जिस मामले में जिस प्लीडिंग की चेंजेस के अंदर अदालत टाइम नहीं देती, कोई टाइम फिक्स नहीं करती, तो कितना टाइम होता है? मिसाल के तौर पर मैंने अदालत में कहा कि मैं अपनी प्लीडिंग में अपने इस दावे के अंदर चेंजेस करना चाहता हूँ, अदालत मुझे कहती ठीक है आप चेंजेस कर लें। अब अदालत ने मुझे टाइम नहीं दिया, तो अब कानून मुझे कितना टाइम देता है? सिर्फ 14 दिन का टाइम देता। तो याद रखना, जहाँ पे अदालत खुद एक्सप्रेसली आपको नहीं लिख कर देती कि इतना टाइम के अंदर आप ये कर लें, तो आपका 14 दिन का टाइम है अमेंडमेंट का। तो यहाँ तक का हमारा था, ये बहुत अहम है। तो इसको सीरीज़ को बेर एक्ट साथ रख के पढ़ोगे तो मेरे भाई पास होगे। बाकी आप अपनी आपकी लाइफ है, जिस तरह चाहे करें, हमारा तो एक मशवरा होता है। बाकी आपकी अपनी ज़िंदगी दुआ में याद रखना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम। अल्लाह हाफ़िज़।